जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं 24 जुलाई को, जिनका भी सोशल साइंस का पेपर है तो उनका लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग हम सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का आंसर करवाने वाले हैं। और अब अगर अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव का सोशल साइंस का 10th वाले विद्यार्थी नहीं देखें तो फटाफट जाइए चैनल पर और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को अपलोड कर दिएगा, तो जाइए और फटाफट देख लीजिए। आप लोग को बता दें बिल्कुल 101% आपका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है इस चैनल पर आप लोग हम लेकर आते हैं, तो सिर्फ ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही लेकर आते हैं। तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग सभी प्रश्नों को आप लोग छाप लेंगे, आपका जो सोशल साइंस का पेपर होगा हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10 के और अभी तक चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इस चैनल पे काफी बेनिफिट मिलने वाला। आपका जितना भी प्रश्न होगा आपको सभी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी का आंसर दिया जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो या सेंटअप एग्जाम हो, सभी का इस चैनल पर आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और सभी मित्र के पास आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोग का सब्जेक्टिव करवाएंगे। देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र 1% भी आपका फेक प्रश्न नहीं हम लेकर आते हैं, ये बिल्कुल हूबहू आपका एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं वीडियो में अंत तक बनेगा, आपका बताएंगे कि आपका जो आंसर है उसको पीडीएफ को किस तरह से डाउनलोड करना है और इसका आंसर क्या होने वाला सारे बताएंगे। तो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग देख लीजिएगा, हम सब्जेक्टिव का इस वीडियो में करने वाले। तो सब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं खंड ब में इतिहास का यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से किन 3 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी हिस्ट्री में आप लोग का 6 में से आप लोग का 3 प्रश्न का उत्तर देना तो दिया गया। देख सकते हैं आप लोग सभी प्रश्न को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट 3 प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप भूगोल में इसी प्रकार का दिया गया कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना। भूगोल में भी आप लोग का कि यहाँ पे 3 प्रश्न देना 50 से 60 शब्दों में, यानी 2-2 मार्क्स का, यहाँ से 6 मार्क्स होगा। इसी प्रकार अगला आप लोग देखेंगे तो राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, यानी सिविक्स में भी आप लोग का क्या करना है, सिविक्स में आप लोग का 2 प्रश्न का उत्तर देना है लघु उत्तरीय में 50 से 60 वर्ड में। और इकोनॉमिक्स में भी आप लोग का 2 प्रश्न का उत्तर देना है। फिर राष्ट्रीय से क्या समझते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या, अर्थव्यवस्था से प्राथमिक क्षेत्र को प्रभावित करें, साक्षर क्या समझ, इसी तरह का प्रश्न आपको इसमें भी आपको 2 प्रश्न करना। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन में क्या करना है, आपदा प्रबंधन में आपका 2 प्रश्न का उत्तर देना है कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित उपाय क्या है, सुनामी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका लघु उत्तरीय का। और चलिए हम दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय यहाँ पे दिया गया कि 25 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आप लोग का क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 से 200 शब्द में देना, यानी सभी प्रश्न का आपका उत्तर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अथवा में भी दिया गया जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क के योगदान की भूमिका क्या थी, हिस्ट्री का दिया गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया गया। इसी प्रकार सिविक्स का क्वेश्चन भी दिया गया लॉन्ग में। फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब सीधा चलते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लेकर आ चुके हैं हम क्या है, लघु उत्तरीय इतिहास का। इतिहास का लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न क्या है कि यूरोप में 1848 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई, इसका हम यहाँ पे आंसर देने वाला है। साथ ही साथ राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति से हुई कैसे। नेक्स्ट प्रश्न गैरिबाल्डी कौन था, इटली एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। तो चलिए तीनों प्रश्नों का हम यहाँ पे उत्तर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या आया था, पहला प्रश्न है यूरोप में 1848 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई थी। तो चलिए इसका फटाफट आप लोग सभी लोग कॉपी पेन में आंसर को नोट कर लेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे। अगर बाय द वे पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता तो आप लोग इसको आराम से लिख के आपको पढ़कर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पहला का उत्तर कि 1848 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलीपींस की आंतरिक और बाह्य नीति थी, जिसके कारण फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया। 1848 ईस्वी में फ्रांस की जो क्रांति हुई वह केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, इस क्रांति के चपेट में संपूर्ण यूरोप आ गया। तो पहला का आपको इतना आंसर लिखना, आपका यहाँ से बोला गया 60 से 70 वर्ड में लिखना, तो आप लोग इतना लिख देंगे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये प्रकार का है, राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति से हुई कैसे हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसवाद देश था, जहां राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव हुए। सन 1789 में सत्ता राजतंत्र में प्रजातांत्रिक संस्था के हाथों में चली गई। इस प्रजातांत्रिक संस्था का गठन नागरिकों के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, गैरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। तो क्या भूमिका थी, तो तीसरा का भी यहाँ पे उत्तर दिया गया कि गैरिबाल्डी सशक्त क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों स्वयंसेवकों को सशक्त सेना बनाई। उसने अपने सैनिक को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेप्सल पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से प्रभावित था। तो आप लोग का 3 प्रश्न हिस्ट्री में उत्तर देकर आना है। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जियोग्राफी में भी आप लोग का 3 प्रश्न का उत्तर देना है। आप लोग जियोग्राफी का प्रश्न हम दिखा दिए किस टाइप का है। तो चलिए यहाँ पे उत्तर लेकर आ चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण मनुष्य,
वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समाप्य और असमाप्य। उदाहरण चट्टानें और धातुएं होती है। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भूगोल क्या है। 8वां नंबर सतत विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा क्या है। और अगला प्रश्न है लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो चलिए सतत विकास की अवधारणा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। जैसे भारतीय के लिए पर्याप्त संरक्षण जो सतत विकास में अभिन्न अंग है। ठीक है, तो 8वां का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर कि भारत में जो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का प्रश्न। चलिए अपना राजनीतिक शास्त्र का प्रश्न चलते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र में क्या क्या क्वेश्चन है तो आप लोग देखेंगे। राजनीतिक शास्त्र में आप लोग को 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। लैंगिक विभेद के लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा और धर्मनिरपेक्षता क्या। तो चलिए यहाँ पे 2 प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो राजनीतिक शास्त्र का दोनों प्रश्न को करेंगे तो क्या है यहाँ पे? तो देखेंगे 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजनीतिक विभेदों को लोकतांत्रिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति का सहारा लेकर भारत में सामाजिक विभेद को बढ़ाया और लगभग 200 वर्ष तक यह शासन किया। वर्तमान समय में भी राजनीतिज्ञों के लिए यह एक कारगर अस्त्र बना हुआ है। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन और उनकी जीत सुनिश्चित करने में सामाजिक विभेद सहायक हो जाते हैं और यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी प्रतिद्वंद्विता का आधार भी सामाजिक विभेद को बना लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के मानने वाले भी प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक समूह में विभक्त होते हैं। वहाँ के 2 प्रमुख राजनीतिक दल भी इसी प्रकार पे आधार पे गठित होते हैं। तो ये देखिए हो गया 13 नंबर प्रश्न। और चलिए 14 नंबर प्रश्न बोला गया है। क्या हो जाए 14 नंबर प्रश्न का आंसर? कि इसका अर्थ है कि जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना धर्म के विरुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 14 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स से आप लोग का क्या था? 2 प्रश्न का उत्तर देना था। तो चलिए 17 नंबर के यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? कि किसी देश के उत्पादन व्यवस्था से संबंधित उपभोक्ता के हाथों में जाने वाले वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विरुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय हम लोग कहते हैं। 19 देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो आप लोग एग्जाम में भी आप लोग वहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पे 19 नंबर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। इसके विपरीत द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है और तृतीय क्षेत्र प्रदान करता है। चलिए अगला क्या है? आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन से यहाँ पे देख सकते हैं आपदा प्रबंधन का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? तो आपदा प्रबंधन क्या दिया गया कि किन्हीं 2 प्रश्नों का इसमें भी उत्तर देना है कि आपदा हम लोग किसे कहते हैं और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आप लोग आपदा प्रबंधन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या? आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम स्वरूप व्यापक मानव क्षति है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। अगला है आपदा प्रबंधन से आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से, प्राकृतिक आपदा या मानव आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता। तो ये देखिए आपदा संबंधन का क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर था। तो देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपका इतना है लिखना। अब हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलने से पहले हम आप लोग बता दें कि इसका जो PDF है वो आपको किस तरह से आपको जो आंसर की का PDF आपको मिलने वाला। तो आपको क्या आपको करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो क्या करना है? तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के तो आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउजर को आप लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग जस्टोल एजुकेशन को लिखकर सर्च करेंगे। जैसे ही जस्टोल एजुकेशन आप लोग लिख कर सर्च करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे justoleducation.com का वेबसाइट आएगा। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो justoleducation.com का मेन वेबसाइट खुलेगा। तो आप लोग ऊपर की ओर स्लाइड करना है और आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट लिखा गया, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे क्लास 10 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का लिंक दिया गया। तो इस लिंक पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं
तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको खुलकर आ जाएगी, तो आपको इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़ते और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर रूटीन कैसे नहीं मिला है, कब से एग्ज़ाम होना है, इस क्या ज़रूरी है एग्ज़ाम देना, सभी चीज़ के बारे में यहाँ पे बतलाया गया। तो आप लोग उसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप जब नीचे की ओर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सभी का यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिया गया है। तो आप लोग डाउनलोड वाले लिंक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सभी का आप लोग यहाँ पे PDF आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड नहीं होता तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले ही आपको सभी चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। तो आप लोग को बता दें बिल्कुल आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपका हूबहू यही प्रश्न रहने वाला है। आप लोग को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये बिल्कुल फेक प्रश्न है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको ये प्रश्न में आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला 25 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरीय का। तो दीर्घोत्तरीय 25 का क्या हो जाएगा, बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य पर्सा को शक्तिशाली बनाकर जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना एवं जर्मनी में उसके प्रभाव को समाप्त करके पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। इसके लिए आवश्यक था कि राज्य की सभी सत्ता व अधिकार राजा में केंद्रित हो। बिस्मार्क राजतंत्र में विश्वास करता। तो ये 25 का उत्तर हो जाएगा। अगला है 26 नंबर की बहुघाटीय परियोजना किसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है। तो किसे कहते हैं, तो नदियों के घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। नदी घाटी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव बरहीनार्थपूर्ण उपयोग। सोन नदी घाटी परियोजना के बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, यानी सिंचाई करती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, जो कि आप लोगों का सिविक्स से यानी राजनीतिक शास्त्र प्रश्न है कि सामाजिक विभेदों की समस्या वह दशा या स्थिति है जिससे समाज हानिकारक मानता था और उसके समाधान की आवश्यकता महसूस करता है। सामाजिक समस्या या संबंध सामाजिक संरचना से होता है, इसलिए वही समस्या सामाजिक समस्या कही जाती है, जो या तो सामाजिक संरचना पर कुप्रभाव डालती है अथवा जिनका कारण समाज की विद्वान सामाजिक संरचना में होता है। अगला यहाँ पे चलेंगे तो क्या है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का 28 नंबर प्रश्न में आप लोग आंसर देंगे। लॉन्ग टाइप में क्या हो जाएगा कि आर्थिक विकास से आज से किसी देश की आधारभूत संरचना की मजबूती सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से होता है। आर्थिक समृद्धि का मतलब देश का सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और गरीबी की जनसंख्या में कमी से होता है। तो आप लोग देखेंगे मात्र इतना है प्रश्न को आप लोग को आंसर करके आना है। अगर आप लोग इतना करके आते हैं तो आप लोग यहाँ से 40 में से 40 आपका बिल्कुल यहाँ से कवर होने वाला है और 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो देते हैं तो 40 आप लोग यहाँ से, यानी आप लोग 80 में 80 आप लोग सभी को बना कर आएंगे। सभी विद्यार्थी लोग आपको बता दें कि बिल्कुल हूबहू प्रश्न रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे धुआं करके आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट ओरिजिनल प्रश्न पत्र में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।